हेलो स्टूडेंट, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में आज हम देखेंगे लेक्चर 9 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे डिसीजन होता क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके सिंटैक्स क्या हैं और कुछ सी एडिटर पर हम प्रोग्रामिंग भी करके आप लोगों को दिखाएंगे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल शब्द होता क्या है। ठीक है, कंट्रोल शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन की बॉडी में हम कई सारी लाइंस लिखते हैं। तो जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो एक एक करके सारी लाइंस एक सीक्वेंस में चलती हैं और इन लाइंस को हम इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग देखें तो यहाँ पर मेन के अंदर ये हमारी जो है लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है, और इन सारी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारी लाइंस को हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। तो और अब इन इंस्ट्रक्शंस को चलाता कौन है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को चलाता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जब भी पहली लाइन को चलाता है तो हम कहते हैं कि कंट्रोल हमारा कहाँ पर है, तो हम कहते हैं कि हमारा कंट्रोल फर्स्ट लाइन पर है। तो फिर हम कहेंगे कि प्रोसेसर का कंट्रोल अब सेकेंड लाइन पर है, अब थर्ड लाइन पर है, अब फोर्थ लाइन पर है। यानी प्रोसेसर का कंट्रोल लाइन बाय लाइन मूव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सीक्वेंस में मूव करता है, यानी पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली एग्जीक्यूट हो जाए। इसके कहने का मतलब है कि ऐसा ये नहीं होगा कि हमारी ये लाइन रैंडमली मूव कर जाए कि पहले हमारी पहली लाइन चले, फिर दूसरी लाइन चले और उसके बाद हमारी छठी लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। प्रोसेसर का कंट्रोल किसी भी लाइन पर हो तो इसका मतलब वो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है और जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तभी उसकी अगली लाइन चलेगी। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रोसेसर का कंट्रोल किस लाइन पर है। अब ये जो प्रोसेसर का कंट्रोल है लाइन बाय लाइन मूव हो रहा है, तो इसके मूव होने का सीक्वेंस कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, मीन्स लगातार ये एक के बाद एक मूव कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन चले, फिर प्रोसेसर का कंट्रोल दूसरी लाइन पर आए, फिर सीधे हमारा कंट्रोल पांचवी लाइन पर आ जाए, फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाए, ये हमारा पहली लाइन चले और फिर दूसरी लाइन चले और फिर सीधा हमारा कंट्रोल पांचवी लाइन पर आ जाए। ठीक है, यानी तीसरी चौथी लाइन को वो स्किप कर दे। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो अब स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि आप लोग कंट्रोल्स के बारे में समझ गए हैं। कंट्रोल्स का मतलब कि हमारा लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगा और कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा कंट्रोल होता है। और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं चार तरह की। पहला डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, दूसरा इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, तीसरा स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और चौथा गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल
डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का हम दूसरा नाम जो है उसे हम कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मींस इस डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हम सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में 3 तरीके हैं, एफ एल्स, नेस्टेड एफ एल्स लैडर्स, कंडीशनल ऑपरेटर। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में केवल कंडीशनल ऑपरेटर्स के केवल इंट्रोडक्शन ही देखा था, क्योंकि उसे हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना था। तो इसलिए वहाँ पर हमने केवल कंडीशनल ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शंस को ही देखा था एक इंट्रोडक्शंस के रूप में। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स that decides the order of execution of statement based on the conditions। means यह एक निर्णय लेने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं जो अपनी शर्तों के आधार पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के क्रम को तय करते हैं। मीन्स कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अपने शर्त के आधार पर यह तय करता है कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करेगा। और इसकी हम दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अल्टर द सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट कंडीशंस इन प्रोग्राम। मीन्स डिसीजन कंट्रोल का प्रयोग हम स्टेटमेंट को अपनी शर्तों के परिणाम के आधार पर, अपनी शर्तों के आधार पर हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आता है हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इफ, उसके बाद आता है एफ एल्स, नेक्स्ट आता है नेस्टेड एफ एल्स, फिर एफ एल्स लैडर और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा कि इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड आल्सो टू टेस्ट लॉजिकल वेयर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मीन्स ये डिसीजन कंट्रोल्स जो होते हैं ये लॉजिकल शर्तों के आधार पर, तर्कगत शर्तों के आधार पर ये डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा कंडीशंस, कौन सा स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपने सी एडिटर पर कि ये हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किस तरह से हमारे सी एडिटर पर या सी कंपाइलर इसे किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर। तो स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम हम अपने सी एडिटर पर देखते हैं और इसको हम समझते हैं ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा कंपाइलर सीक्वेंसली किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर लिखेंगे मेन के बाद हम ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम लिखेंगे CLR और उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम प्रिंट कराएंगे JP।
और इसी के बाद हम एक दूसरा प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ, और इसमें हम प्रिंट कराएंगे मिश्रा, और उसके बाद हम लिख लेंगे गेट CH, और यहाँ पर हम एक स्टेप सीक्वेंस लगा देते हैं /n, और उसके बाद हम मेन को क्लोज कर देते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम में 4 लाइन लिखी और ये 4 लाइन बारी बारी से चलेगी। पहले CLR SCR, फिर पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखिए ये एरर्स आएगी, तो यहाँ पर पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा, फिर गेट CH चलेगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9, JP मिश्रा प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए इसमें सबसे पहले JP प्रिंट हुआ है, फिर मिश्रा प्रिंट हुआ है, फिर गेट CH के कारण स्क्रीन हमारी रुकी हुई है, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा स्क्रीन ओवर हो जाएगी। अब यदि हम ये चाहते हैं कि ये जो दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये जो दूसरा प्रिंटफ लिखा हुआ है, मीन्स मिश्रा जिसमें लिखा हुआ है, ये क्या हो जाए, ये स्किप हो जाए, ये प्रिंट, ये कंपाइलर इसको स्किप कर दे। फिर चौथी लाइन पर मीन्स कि हमारा पहली लाइन दूसरी लाइन चले और फिर सीधा हमारा कंट्रोल चौथी लाइन पर चला जाए, तीसरी लाइन हमारी एग्जीक्यूट ना हो। तो ये करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हम सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं, if else नेस्टेड if else लैडर्स एंड हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में कौन सा पहला देखेंगे, इफ़ देखेंगे। सिंपल इफ़ हमारा क्या होता है, तो इसका प्रयोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशंस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और इसको हम तर्क के आधार पर परीक्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं कि क्या कंडीशन सही है या गलत है। मीन्स इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स ये इसका प्रयोग स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और आल्सो टू टेस्ट लॉजिकली वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। और ये तर्क संगत के आधार पर इसका भी परीक्षण किया जाता है कि ये कंडीशन इसकी सही है या गलत है। अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं। तो आप देखिए इसके सिंटैक्स में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इफ कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इफ कंडीशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और इफ इस स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी कंडीशंस लिखेंगे, जिस कंडीशंस के आधार पर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। आप देखिए इफ कीवर्ड्स के बाद एक ओपन कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है और एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। तो इस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मीन्स इतने को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए ये जो इतना लिखा हुआ है, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस इफ़ का एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। मीन्स जब ये कंडीशन सही होगी तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशंस के आधार पर, इस सिंटैक्स के आधार पर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जो अपने सी एडिटर पर देखेंगे।
बच्चों आइए अब हम इसको सी एडिटर पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस प्रोग्राम के बारे में देखा था। अब इसी प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। तो जिस लाइन के बारे में हमको डिसीजन लेना है कि इसको चलाएं कि ना चलाएं। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस लाइन को लिख ही क्यों रहे हैं जब हमको इसको चलाना ही नहीं है। तो देखिए, हम लिखते हैं क्योंकि उसके चलने की संभावना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि किसी खास सिचुएशंस पर चले, और हो सकता है कि हम चाहते हैं कि ना चले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए कि हम किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जहाँ पर यूज़र से उसके मार्क इंटर करवाते हैं, ठीक है, और हम उसका रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। तो रिजल्ट हो यू आर पास, या हमारा वो रिजल्ट होगा यू आर फेल। किसी भी स्टूडेंट्स के दो रिजल्ट होंगे, या तो वो पास होगा या तो फेल होगा। दोनों तो हम लोग प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं, तो ये दो अलग अलग प्रिंटफ होंगे, यू आर पास और यू आर फेल। तो अब हमने दोनों क्यों लिखा? क्योंकि क्या पता वो स्टूडेंट्स हमारा पास हो या फेल हो। तो जब रन होगा तो चलेगा कोई एक ही, जो दो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखा है उसमें से जब रन होगा तो कोई एक ही चलेगा। जबकि लिखे हैं हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में दोनों स्टेटमेंट को, क्योंकि जब दूसरी बार हम लोग रन करेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा चले, मीन्स एक बार पास चला तो अगली बार फेल चले। कोई ज़रूरी नहीं कि पहली बार हमने जिस बच्चे का यहाँ पे मार्क्स रखा वो मान लीजिए पास हो गया, उसके बाद दूसरी बार जिस बच्चे का मार्क्स रखा वो भी पास हो गया, फिर तीसरी बार मैंने जिस बच्चे का मार्क इनपुट कराया तो हो सकता है वो फेल हो जाए, और पता चले कि हमने फेल वाला स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, तो उसका फेल का रिजल्ट ही नहीं शो करेगा, प्रिंट करेगा। इसलिए हम दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन हम एक खास सिचुएशंस पर उसे चलाना चाहते हैं। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखा, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हम इन स्टेटमेंट्स को एक खास सिचुएशंस पर चलाना चाहते हैं, अदरवाइज उसको हम नहीं चलाना चाहते। ऐसा करने के लिए मीन्स जिस स्टेटमेंट के बारे में आपको डिसीजन लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दूसरे प्रिंटफ का डिसीजन लेना चाहता हूं, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा दूसरा प्रिंटफ चले तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर हम इसी प्रिंटफ के बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि ये हमारा प्रिंटफ किसी खास सिचुएशंस पर चले। तो और इसके ऊपर अब ये वो सिचुएशंस क्या होगी कि जिस सिचुएशंस के आधार पर हमारा ये चले, तो इसके लिए हमको इसके ऊपर वो कंडीशंस लगानी पड़ेगी कि किस सिचुएशंस पर ये हमारा स्टेटमेंट चले। तो इसके लिए हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट्स का, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ये स्टेटमेंट्स के लिए हम लोगों ने इफ़ के बाद एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ना कुछ एक कंडीशंस लिखेंगे जिसके आधार पर ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और उस कंडीशंस को इवेलुएट किया जाएगा। जिस कंडीशंस को इस हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे उसको हम इवेलुएट करेंगे कि यह हमारा ट्रू है कि फॉल्स।
ठीक है, जिसका कैलकुलेशन करके हमारा वो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसी में लिख दिया कि 3 इज़ ग्रेटर देन 4, तो अब हम लोग इसे देखकर ही जान गए हैं कि ये कंडीशंस क्या है, क्या हमारा 3 4 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो अब फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, मीन्स 3 बड़ा नहीं है 4 से, ये यहाँ पर क्लियर है। और जब ये फॉल्स है तो क्या होगा, तो हमारा ये सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसमें मिश्रा लिखा हुआ है ये प्रिंट नहीं होगा। कहने का मतलब कि इफ कीवर्ड के बाद जो भी लिखा है उसके कंडीशंस में कंडीशंस में जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है यदि वो ट्रू होगा, ठीक है, तो इफ ब्लॉक को चलाएगा। अगर इफ ब्लॉक वो कंडीशंस हमारी फॉल्स हो गई तो वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे इफ ब्लॉक क्या है। अभी हमने जस्ट इसके पहले बताया, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इफ के बाद करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक, मीन्स यहाँ से इफ के बाद यहाँ से यहाँ तक। आप नोटिस करिए मैंने इफ के पैरेंथेसिस के बाद कोई यहाँ पर सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है, और आप यहाँ पर देखिए कि इसके बाद मैंने कोई सेमी कॉलन का यूज़ नहीं किया हुआ है। अब इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं, कोई यहाँ पर सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया है, यानी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तभी इफ़ का ब्लॉक ट्रू होगा, तभी इफ़ का ब्लॉक चलेगा, नहीं तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। अभी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो कैसा होगा ये प्रोग्राम, तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या चलेगा, सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्लियर आर CLR या CR चलेगा जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर पहला प्रिंटफ चलेगा जिसमें प्रिंट करेगा JP। ठीक है, तो इसके बाद इफ़ वाली लाइन चलेगी। इफ़ वाली लाइन मीन्स ये जो लाइन है हमारी ये चलेगी। ठीक है, चूँकि इफ़ कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है, मीन्स कि 3 हमारा 4 से बड़ा नहीं है। ये कंडीशंस हमारी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा, मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मीन्स दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट ये स्किप हो जाएगा और सीधे आ जाएगा वो हमारा कंट्रोल कहाँ पर, गेट CH पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। जी हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए केवल क्या प्रिंट कर रहा है, केवल JP प्रिंट हो रहा है, मिश्रा प्रिंट नहीं हुआ। अगर इसी को मैं कर दूं, इसी इफ स्टेटमेंट को मैं कर दूं तो 3 इज लेस देन 4, इसी को मैं क्या कर दूं, 3 इज लेस देन 4, मतलब ये कंडीशन अब क्या हो गई, 3 4 से छोटा है। ये पूछ रहा है क्या 3 4 से छोटा है, यस, ये कंडीशन हो गया ट्रू। तो क्या होगा, तो ये मिश्रा प्रिंट होगा। तो पूरा इफ ब्लॉक लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है ये लॉजिकली एक स्टेटमेंट कहलाता है, चाहे इसके अंदर हम एक लाइन लिखे हों और चाहे इसके अंदर हम कई लाइंस लिखे हों, हम लॉजिकली इस पूरे को एक ही लाइन मानेंगे। तो अब JP और मिश्रा दोनों प्रिंट होगा, तो JP और मिश्रा यहाँ पर दोनों हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा इफ़ का सिंटैक्स, ठीक है, और सिंपल सा एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। यस, यहाँ पर JP मिश्रा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों
हमारे प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस काम करता है। और अब इसको आप लोग देखिएगा। अब इसी तरह से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम और सिंपल सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डिफिनीशंस को हम फिर से एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। द इफ कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ इज एग्जीक्यूटेड, इफ इट इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट इज स्किप्ड। मीन्स कि अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी उससे फॉलोइंग मतलब उस इफ ब्लॉक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो हमारा स्किप कर जाएगा। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए कि इस सिंपल से प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। इस सिंपल प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और अब इसके अंदर एक x और y इंटीजर डिक्लेयर किए गए हैं। x में 15 असाइन किया गया है और y में 13 असाइन किया गया है। अब ये पूछ रहा है कि क्या 15 हमारा 13 से बड़ा है। तो बच्चों बताइए यस, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई ट्रू। और ये कंडीशन जब ट्रू हो गई तो इस पूरे ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट कर देगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे प्रोग्राम पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यहाँ से एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू लिया गया है, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है a, और इस प्रिंटफ के माध्यम से यूजर से एक नंबर लिया जा रहा है। जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो जाके a में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए उसने इंटर कर दिया 10। अब यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 10। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या 10 हमारा 25 से बड़ा है। तो आप लोग बताइए ये कंडीशन है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि 10 हमारा 25 से छोटा है। और फॉल्स होने की स्थिति में ये इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और लास्ट में इस ब्लॉक से जब बाहर आ जाएगा तो बाहर उसने कंपाइलर ने देखा कि एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा गया है जिसमें लिखा हुआ है बाय। तो अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा सिंपली बाय प्रिंट कर देगा। किस केस में, जब आपने a की वैल्यू 10 इंटर कर दिया। मान लीजिए a की वैल्यू आपने 40 इंटर कर दिया। तो 40 इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आपने इस प्रोग्राम में a की वैल्यू को इंटर कर दिया 40। अब यहाँ चेक करेगा क्या 40 हमारा 25 से बड़ा है। कह रहा है क्या 40 हमारा 25 से बड़ा है। तो यस, ये कंडीशन हो गई ट्रू। और ट्रू के केस में इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। जब इस ब्लॉक से बाहर आया तो देखा कि एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो आउटपुट आएगा ये आएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 25 और बाय। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट